हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग बनाने वाले हैं 10 MCQs ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी से हम लोग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2020 एंट्रेंस टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना और सीखना। तो यहाँ पे 10 MCQs मैं बताने वाली हूँ, आपको ध्यान से एक एक करके देख लेना। आपको ये जान लें ये कि इसमें ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, ये किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम में आया हुआ है, किसी ना किसी साल में आया हुआ है। और आप भी जब देखेंगे, अगर आप तैयारी करते हो जेन्यूनली, तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो पे आए हैं और आप प्रिपरेशन करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन का, तो मेरे साथ जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन पहले मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को देखना। फटाक से करेंगे हम लोग 10 क्वेश्चन, 10 मिनट में हम लोग कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम, जिसको आप लोग शो करते हैं, ए नोट्स ऐसे दिखाया जाता है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ध्वनि के वेग का, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का, प्रकाश के वेग का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि लैम्डा बराबर लैम्डा, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है उसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम किसका हो गया? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का मात्रक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो किस राशि का मात्रक है? देखिए, विद्युत धारा का, ताप का, ज्योति तीव्रता का, या ऊष्मा का। ठीक है, इसमें से किसका? तो आप लोग केल्विन का, तापमान नापा जाता है, ताप का आपको क्या होता है? केल्विन होता है एसआई यूनिट। केल्विन होता है एसआई यूनिट किसका? ताप का, है ना। जब हम लोग की डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? केल्विन में। और केल्विन ही क्या है? आपका टेम्परेचर का एसआई यूनिट, टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है। बात आई समझ में? टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने पर जो बनता है वो केल्विन कहलाता है। ओके, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? प्रकाश वर्ष मात्रक है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, या ज्योति तीव्रता का। तो एकदम याद कर लें, कंठाग्र कर लें, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। जब आकाश और धरती के दूरी को नापा जाता है तो उसके लिए किलोमीटर और मीटर से काम नहीं चलता है, तो उस बहुत ज़्यादा दूरी को नापना होता है जब, तो उसके लिए किस मात्रक का यूज करते हैं? बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है किसका? प्रकाश वर्ष का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशि आपने पढ़ा होगा। सदिश राशि का मतलब होता है, शॉर्टली मैं समझा देती हूँ आपको। सदिश राशि का मतलब है वैसी भौतिक राशि जिसमें आपको दिशा भी हो और द्रव्यमान भी हो। और अदिश किसको कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान तो हो लेकिन उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं हो, उसको अदिश कहते हैं। ठीक है, और सदिश होता है जिसमें दोनों हो, द्रव्यमान भी और दिशा भी। इंग्लिश में आप सदिश को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं और ये अदिश को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि का मतलब, सदिश राशि कौन है? तो ये आपको जानकारी रखनी है। ये सदिश अदिश का लिस्ट ही है कि सदिश राशि और अदिश राशि का, वो याद कर लीजिए। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। जैसे यहाँ दिया है दूरी, सदिश राशि है तो दूरी का कोई क्या है? दूरी तो किलोमीटर मीटर में नापा जाता है, उसका कोई दिशा नहीं होगा। चाल, उसमें भी आपका क्या होता है? दिशा नहीं है। द्रव्यमान, इसका भी कोई दिशा नहीं होता है। वेग में दिशा होता है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? वेग। तो जब निश्चित दिशा की बात कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो गया? दिशा हो गया। और वेग में तो कितना किलोमीटर चला, तो वो आया, उसमें क्वांटिटी आया। यानी जिसमें क्वांटिटी भी है और जिसमें मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है, उसको कहते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो वेग क्या हो गया हमारा? सदिश राशि
हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा, समझ जाइए इसको कैसे करना है आपने। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है। p संवेग मतलब मोमेंट दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है आपका। m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। और आपको पता होगा मोमेंटम बराबर होता है mv, होता है ना। तो अब क्या हम लोग को करना है कि काइनेटिक एनर्जी को p के फॉर्म में दिखाना है, क्योंकि m द्रव्यमान दिया है और संवेग p दिया है। तो आप अब देखें क्या इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है इतना, अब देखते जाइए आप। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, एम भी, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए इसको बनाना कैसे होगा, क्योंकि p दिया है, m दिया है और काइनेटिक एनर्जी को p के फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहला आप ध्यान से समझिएगा, p बराबर होता है mv। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो p² हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये p² रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं m² v², है ना। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS। तो क्या हो जाएगा, p²/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा m² v²/2। क्लियर इतना। अब देखिए क्या कीजिए, ये आपको p²/2 तो रह जाएगा। यहाँ पे आप इसको देखें ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हाफ mv² इंटू m लिख सकते हैं कि नहीं। हाफ mv² को एक तरफ कर लिया, इंटू m कर दिया। अब इस चीज़ को आप ध्यान से इस तरफ देखें, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। क्या करेंगे, p²/2 रह गया और यहाँ पे ये जो टर्म आप देख रहे हैं हाफ mv², इसको आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना है, हाफ mv² है, बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इंटू m, यानी कि मल्टीप्लाई। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, p²/2 और ये m यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा बराबर के, तो डिवाइड हो जाएगा, यानी p²/2m। तो ऑप्शन आप ढूंढेंगे कौन सा है, p²/2m। तो ऑप्शन क्या हो गया, डी, p²/2m। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि दिया रहेगा वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में शो करना होता है। तो ये आप सीखिए, ऐसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा, लिख रहा है कि एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या दिया है, इतना न्यूटन दिया है, न्यूटन मतलब हो गया कि फोर्स दिया है, F बराबर 4500 न्यूटन, ये लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, किस स्पीड से लपेटती है, तो 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मोटर की शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, आपको पता होगा Fs/T होता है फोर्स। ये शक्ति का फॉर्मूला होता है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर। तो क्या होता है यहाँ पे, देखिए अब यहाँ आप ध्यान से देखें, S/T, तो S/T के जगह आप क्या लिख सकते हैं, F इंटू V लिख सकते हैं, वेलोसिटी। हाँ, 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, F हमारा 4500 न्यूटन है और V हमारा दिया है 2 मीटर पर सेकंड। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 2 जीरो है, 2 जीरो आप बैठा देंगे और आपके पास कितना आ गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब न्यूटन पर सेकंड का मतलब होता है वाट। तो 9000 वाट। ठीक है,
और 9 देखिए ऑप्शन भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको 15 किलोवाट है, 9 किलोवाट है, 225 किलोवाट है और 9000 किलोवाट है। तो यहाँ आपका किलोवाट तो आया नहीं, 9000 में क्या आया है वाट। लोग बहुत जल्दी टिक टिक मारते हैं तो 9000 पे मार देते हैं, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ 9000 वाट है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी 9 किलो वाट होगा। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, उसी तरह से 9000 वाट बराबर 9 किलो वाट। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही। तो ये सब फॉर्मूलाज है छोटा छोटा जो आपको आना चाहिए। अगर आपको इस पे भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते भी जाते हैं कैसे कैसे करना है। फॉर्मूला याद करते जाइए, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी मैंने लाया है क्वेश्चन कलेक्ट किया है वो सब इम्पॉर्टेंट ही है बच्चों आपके लिए। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि ऐसे ही उसको ऊपर से नीचे की ओर छोड़ दिया जाए गिरने के लिए, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है, तब क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती है। यानी दो ही तरह का ऊर्जा यहाँ पे बात होता है गिरती हुई वस्तु में, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों घटती है। फिर दूसरा कहता है गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती है। तीसरा कहता है गतिज ऊर्जा घटती है व स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। और लास्ट ऑप्शन कहता है हमसे गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि दोनों ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, न दोनों ऊर्जा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी डी तो हो ही नहीं सकता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऐसा ही होता है। तो दोनों में दोनों घटती है दोनों बढ़ती है का ऑप्शन गया ख़त्म हो, बचा 2 ऑप्शन। तो अब आप समझिए, स्वतंत्रतापूर्वक जो वस्तु गिर रही है उसका स्थितिज ऊर्जा घटेगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, क्योंकि जब ऊपर से कोई चीज़ नीचे की ओर आती है तो स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे, आपने थ्योरी पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो वो क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है। बात आई समझ में? क्लियर? तो ये हो गया हमारा। ये ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए कि कोई वस्तु अगर ऊपर रखी हुई है उसको जब आप छोड़ते हैं ऐसे तो क्या होता है, जब स्थिर है वस्तु तो स्थितिज ऊर्जा है, और जब उसको आप छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा ही कन्वर्ट होता है किसमें, गतिज ऊर्जा में। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी है। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, तो इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, किलो वाट आवर, वाट, अर्ग और जूल। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा ऊर्जा का, किलो वाट आवर। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन ए, किलो वाट आवर। सबसे बड़ा मात्रक क्या है ऊर्जा का, किलो वाट आवर, जो आपका शक्ति का मात्रक होता है, यूनिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौट कर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, कहाँ अधिकतम होगी, आप समझिए आप इस चीज़ को। तो पत्थर ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा और वो पृथ्वी की ओर ही लौटेगा, न्यूटन्स का लॉ है ये, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी किस जगह पे, ऊपर की यात्रा में, अधिकतम ऊंचाई पर, या लौटती यात्रा में, या तली पर। तो आप ध्यान करें, स्थितिज ऊर्जा जब आप लोग पढ़ते हैं, जब स्थितिज ऊर्जा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में पढ़ाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, mgh होता है। यानी जितना हाइट पे होगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो अधिकतम ऊंचाई पर जब होगा तभी उसकी स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिक्स है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान फिक्स रहेगा, क्या बदलता है, हाइट बदलता है, हाइट पर डिपेंड करता है। तो जब हाइट ज़्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको ध्यान रख, बस देखिए किसी भी चीज़ को जब आप MCQ भी बनाते हैं ना, तो MCQs के लिए भी थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर फार्मूला mgh होता है, ये दोनों तो फिक्स है तो h बदलता है। अगर हाइट ज़्यादा तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा, हाइट कम तो स्थितिज ऊर्जा कम। ठीक है,
तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोगों का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, तो देख लेते हैं जल्दी से फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्या, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट आवर तो अभी आपने देखा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है किलोवाट आवर। तो कौन बचा, एक मेगावाट। मेगावाट जो है वो आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन था क्या, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, नहीं, इस पर ध्यान देना होता है, नहीं तो जनरली क्या होता है लोग टिक मार देते हैं फटाक से, है, ठीक है। तो निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक नहीं है क्या, मेगावाट। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन 10 MCQs बनाए हैं, जो आप भी पढ़ेंगे। जब आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको लगेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत प्यार दें मेरे चैनल को। मिलते हैं अब हम लोग, हाँ सॉरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ाई जारी रखें आप लोग।